Everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will start new unit 7 Mechanical Properties of Solids. देखो, इससे पहले हमने रिजिड बॉडीज के बारे में अंडरस्टैंड किया था। हमने क्या कहा था, रिजिड बॉडीज कौन सी बॉडी होती हैं, अगर हम उन पे कोई फोर्स अप्लाई करें तो ना ही उनकी शेप में कोई चेंज आता है और ना ही उनकी साइज में कोई चेंज आता है ना। बट प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम क्या करते हैं, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप में भी चेंज आता है और उसकी साइज में भी चेंज आता है। तो देखो, जो ये वाला यूनिट है, यूनिट 7 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें जो फर्स्ट आपके पास टॉपिक आता है वो है इलास्टिसिटी। अब देखो, इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग का। ठीक है, मान लो आपके पास कोई स्प्रिंग है। ठीक है, अब देखो, स्प्रिंग पे अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, मान लो हम उस स्प्रिंग को इस तरह से खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं उसको। ठीक है, हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की उसको स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है, अभी हम देखो, जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं उसको हम क्या नाम देंगे, अब डिफॉर्मिंग फोर्स का। हम क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, एक्सटर्नल फोर्स के लिए, डिफॉर्मिंग फोर्स। मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी फोर्स हुई, जो क्या कर रही है, बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर रही है जब भी हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे हम क्या यूज कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स यूज कर रहे हैं। मीन्स हम उस स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने उसको स्ट्रेच किया, फिर अगर हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर देते हैं अगर, तो स्प्रिंग क्या कर देता है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाता है। मींस जो आपके पास स्प्रिंग है वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है जैसे वो पहले था, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, है ना। अब अगर हम क्या करें, उसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें। ठीक है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या कर दिया हमने, डिफॉर्मिंग फोर्स हमने अप्लाई की, है ना, और क्या किया, उसको कंप्रेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो जो स्प्रिंग है वो डिफॉर्म हो जाएगा, है ना, डिफॉर्मेशन आ जाएगी स्प्रिंग में, कंप्रेस हो गया वो। अब अगर हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो दोबारा से वो स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप में चला जाएगा, वापिस आ जाएगा वहीं पे दोबारा। ऐसा ही होता है ना। तो देखो, इलास्टिसिटी क्या है, ये वो टेंडेंसी है किसी बॉडी की जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो जो वो बॉडी है वो क्या आ रही है, अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वापिस आ जा रही है। इस टेंडेंसी को कहते हैं हम बॉडी की इलास्टिसिटी। जो भी ये बॉडी की जो टेंडेंसी है टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, किस तरह से देखो हम राइट डाउन करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या किया हमने, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो टेंडेंसी है उस बॉडी की अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अपने ओरिजिनल साइज और शेप में वापिस आने के लिए जो टेंडेंसी होती है उसकी, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्लियर। अब देखो, एक लाइन और इसमें मैंने राइट डाउन की है, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। मींस ये कब तक वैलिड है ये वाली चीज, जब तक हम उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आपने उस स्प्रिंग को बहुत ही ज्यादा फोर्स से उसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, है ना, मीन्स उसकी इलास्टिक लिमिट भी क्रॉस कर ली, तो क्या होगा, वो स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आएगा ही नहीं। क्लियर। ओके, अब देखो, इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरी डेफिनेशन भी है। देखो वो क्या है, वी कैन आल्सो डिफाइन इलास्टिसिटी एज द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज बाय बॉडी। हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी की क्या टेंडेंसी है कि वो क्या कर रही है, उसकी उसमें जो भी आप चेंज लेके आ रहे हो, उसकी साइज में या उसकी शेप में, उसको क्या करे, वो अपोज करे। मीन्स वो अपने साइज और शेप को क्या नहीं चाहता कि वो चेंज ही ना हो। जितनी ज्यादा किसी बॉडी में ये वाली टेंडेंसी होगी, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हुआ क्या कहा हमने, क्या है इलास्टिसिटी, इट इज द टेंडेंसी टू अपोज। ये वो टेंडेंसी है जो अपोज करती है कि उसमें कोई भी उसके साइज या शेप में क्या हो, कोई भी चेंज हो, उसे क्या कर रही है, वो अपोज कर रही है। जितनी ज्यादा ये टेंडेंसी होगी उतनी ही ज्यादा वो बॉडी क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी।
क्लियर? इस तरह से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ठीक है? इलास्टिसिटी एज द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज बाय बॉडी। क्लियर? अब देखो इसी के बेस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़? अगर हम आपसे पूछें कि स्टील और रबड़ में कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो देखो जो फर्स्ट आंसर हमारे माइंड में आता है वो क्या आता है? हम कहेंगे रबड़ ज्यादा इलास्टिक है ना? पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? स्टील ज्यादा इलास्टिक है। देखो कैसे? बिकॉज हमने क्या कहा, देखो हमने कहा कि अगर कोई बॉडी है ना, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर वो क्या करे, अगर उस बॉडी की टेंडेंसी है कि वो क्या करे, अपोज करे, अगर उसमें कोई भी चेंज आ रहा है, उसकी शेप या साइज को अगर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपोज कर रहा है उसे, वो चेंज नहीं होने दे रहा है। जितनी ये टेंडेंसी किसी बॉडी की ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा, है ना? तो स्टील के केस में देखो, स्टील और रबड़ के केस में ये वाली जो टेंडेंसी है वो किस में ज्यादा होगी? स्टील में ज्यादा होगी। बिकॉज स्टील क्या करेगा, किसी भी चेंज को, उसकी शेप में या साइज में अगर कोई भी चेंज होगा, है ना, तो स्टील क्या करेगा, स्टील में ज्यादा टेंडेंसी है उसको अपोज करने की, कि वो अपने शेप और साइज में क्या ना आने दे, कोई चेंज ना आने दे, एज कंपेयर टू रबड़। रबड़ में तो क्या होगा, देखो हम थोड़ी सी भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, अपनी शेप और साइज को इजिली चेंज कर रहा है, तो उसमें ये वाली टेंडेंसी कैसी है, कम है ना? तो इसलिए वो कैसा होगा, कम इलास्टिक होगा। हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? नहीं तो अभी तक हमें क्या लगता था, हम जैसे अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या लगता है कि रबड़ ज्यादा इलास्टिक होना चाहिए, है ना? बट करेक्ट आंसर क्या है, स्टील क्या है, वो ज्यादा इलास्टिक है। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो इसको, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़ बिकॉज ऑन अप्लाइंग इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन बोथ, डिफॉर्मेशन ऑन स्टील इज लेस देन इन रबड़। क्या कहा हमने, अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो स्टील और रबड़ दोनों पे सेम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो किस वाले में, जिसमें कम डिफॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, है ना? तो किस वाले में कम डिफॉर्मेशन होगी, स्टील में कम डिफॉर्मेशन होगी, तो स्टील क्या हो गया, ज्यादा इलास्टिक हो गया, है ना? बिकॉज स्टील में ये ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, ये ज्यादा टेंडेंसी होगी स्टील की, कि क्या करेगा वो अपनी शेप और साइज में अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है उसको वो अपोज करेगा, उसमें ये ज्यादा टेंडेंसी है। किसके किसके कंपैरिजन में, रबड़ के कंपैरिजन में। रबड़ में तो हम थोड़ी सी भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, अपनी शेप और साइज को चेंज कर लेगा, इजिली डिफॉर्म हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है, बिकॉज उसमें डिफॉर्मेशन क्या हो रही है, कम हो रही है ना? तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करोगे। क्लियर हुआ? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़ बिकॉज ऑन अप्लाइंग इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स, जब दोनों पे हम सेम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे स्टील और रबड़ पे, तो ज्यादा डिफॉर्मेशन किस में होगी, रबड़ में ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी और स्टील में कम। स्टील में डिफॉर्मेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, इस वजह से स्टील क्या है, मोर इलास्टिक है, ठीक है? ऑन अप्लाइंग इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन बोथ, डिफॉर्मेशन ऑन स्टील इज लेस देन इन रबड़। और ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। देखो चीज, अगर किसी भी बॉडी पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें डिफॉर्मेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, लेस डिफॉर्मेशन अगर उसमें हो रही है ना, मीन्स अगर लेस डिफॉर्मेशन होने का मतलब क्या है, कि वो अपोज कर रहा है, कि उसमें कोई भी जो चेंज हो रहा है उसके साइज और शेप में, उसको वो अपोज कर रहा है, उसमें ये टेंडेंसी ज्यादा है, तभी तो लेस डिफॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब वो क्या है, ज्यादा इलास्टिक है ना? इट मीन्स वो मोर इलास्टिक है। देखो, और अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं और डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब वो कैसी है, लेस इलास्टिक है। क्लियर? इसी के बेस पे हमने ये वाली चीज एक्सप्लेन की कि जो आपका जो स्टील है वो क्या, मोर इलास्टिक है देन रबड़। क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट वाली चीज है आपके पास, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, देखो वो वाली बॉडी होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कि अगर हम क्या करें, जैसे ही हम जो है डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें तो जो वो बॉडी है वो इमीडिएटली अपनी जो है ओरिजिनल शेप पे वापिस आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। वैसे तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, पर हम क्या मानते हैं कि जो क्वार्ट्ज है वो क्या एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है।
ठीक है, देखो किस तरह से हम राइट डाउन करेंगे, अ बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली। अगर कोई बॉडी क्या करे, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर ले एकदम से, इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, क्वार्ट्ज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। देखो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, पहले देखो प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। प्लास्टिक बॉडी वो होती है अगर हम किसी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आती, उसे हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो क्ले का, है ना। क्ले में क्या होता है, हम जैसे क्या करते हैं, उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स का यूज़ करेंगे, हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, उसकी शेप चेंज हो गई, है ना। फिर क्या करते हैं, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव भी कर दें तो वो वापस अपनी शेप में तो नहीं जाता, है ना। वैसी बॉडी को क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या हो गई, अ बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल, वो कभी भी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस ही नहीं आती है, ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, चाहे हमने बहुत ही कम डिफॉर्मिंग फोर्स का यूज किया हुआ है, फिर भी वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में कभी वापस नहीं आती। हाउसोएवर स्मॉल द डिफॉर्मिंग फोर्स मे बी इज कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे एग्जाम्पल है पुट्टी, हम घरों में यूज करते हैं, है ना। एक बार उसकी शेप चेंज होगी तो फिर अपनी दोबारा से अपनी जो उसकी ओरिजिनल शेप है उसमें तो वापस नहीं आती वो, है ना। और जैसे मड, मड भी हम इसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर है, तो हमने क्या कहा कि परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है, सिर्फ उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है, किसी की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, है ना, उस तरह से। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो इस तरह से। देखो, नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, ओनली द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी डिफर्स विद द बॉडी। सिर्फ वो डिग्री उसकी जो है वो क्या होती है, डिफर करती है बॉडी टू बॉडी। क्लियर, तो देखो आज हमने किसके बारे में अंडरस्टैंड किया, इलास्टिसिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया। कल हम इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।